हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा रोमान। वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। देखिए, स्वनियमन का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेशन, जो खुद से कोई चीज अन्वीक्षण किया जाए। ठीक है, जो खुद से कोई चीज रेगुलेट की जाए, मॉनिटरिंग की जाए। तो ये कह रहा है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। भाई नियम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, रूल्स की बात नहीं हो रही है। विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, निर्माण भी नहीं करना है। स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने आप को अनुशासन और नियंत्रण में रखना, इसका मतलब है नहीं। अपने सीखने का, जो बच्चा सीख रहा है, ठीक है, उसका स्वयं अन्वीक्षण, खुद मॉनिटर करने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, वो है अधिगमकर्ता का स्वनियमन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। डी इज राइट ऑप्शन। सेकंड है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। भाई स्कैफोल्डिंग की बात की गई है यहाँ पे। लेव वाइगोस्की जो है, इन्होंने दी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी अपनी। ठीक है, तो उसमें इन्होंने एमकेओ की बात की है, स्कैफोल्डिंग की बात की है, जेडपीडी की बात की है। तो उसमें एक टर्म है स्कैफोल्डिंग, तो वो किसकी ओर संकेत करता है। देखिए पहले समझ लेते हैं स्कैफोल्डिंग आखिर है क्या। स्कैफोल्डिंग होता है मोर इंटेलिजिबल पर्सन। स्कैफोल्डिंग कौन दे सकता है भाई, जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, वो पर्सन। गिव्स हेल्प सपोर्ट गाइड टू द चाइल्ड। किसी चाइल्ड को कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो किससे पूछेगा, जो उससे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। ठीक है, जो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो और इसमें दूसरा पॉइंट है केवल क्लू देना। उसमें जो स्कैफोल्डिंग देना होता है, उसमें केवल क्लू देना होता है। बच्चे का पूरा काम हम खुद नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा उसको आइडिया दे देंगे कि हाँ ये चीज ऐसे होनी है। तो बच्चे का काम नहीं करना होता है, सिर्फ थोड़ा सा क्लू देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेरेंट्स, टीचर और पीयर्स भी स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं। भाई वो उनसे ज्यादा नॉलेज है, अगर पेरेंट्स को या पीयर्स को या टीचर को तो होनी ही चाहिए, और होती भी है, तो वो स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं। छोटा बच्चा है तो उसके पेरेंट्स स्कैफोल्डिंग देते हैं। स्कैफोल्डिंग डिपेंड करता है बच्चे के लेवल पे। भाई जो चाइल्ड है उसका लेवल ज्यादा वीक है तो उसे ज्यादा हम स्कैफोल्डिंग देंगे। कम धीरे धीरे करके अगर वो सुधार ला रहा है तो हम धीरे धीरे करके स्कैफोल्डिंग कम कर दें। हम जो हेल्प दे रहे हैं उसको कम करते जाएंगे। इट इज टेम्परेरी। हम जो स्कैफोल्डिंग देते हैं वो रेगुलर बेसिस पे या हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे सकते हैं। ये टेम्परेरी है स्कैफोल्डिंग जो होती है। तो देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। देखिए इसमें से किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। वयस्कों मतलब उससे बड़े जो लोग होते हैं उसके द्वारा अस्थायी सहयोग, टेम्परेरी जो हेल्प होती है। बी है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। जो गलती करते हैं बच्चे उसका पता लगाना बिल्कुल नहीं होगा इसमें। अनुरूपित शिक्षण, इसकी भी बात नहीं हुई है। पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, भाई जो पहले वो सीख चुके हैं उसको दोबारा से दोहराना, तो ये भी नहीं होगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो वाइगोस्की की थ्योरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सीटेड एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक तो बनता ही बनता है, चाहे वो जेडपीडी से आ जाए, या फिर ये स्कैफोल्डिंग से आ जाए, या फिर एमकेओ से आ जाए, मतलब एक क्वेश्चन इससे बनना है। तो ये थ्योरी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। भाई भोजन जो उसे बहुत जरूरत है भोजन की, उसने क्या किया, अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। भाई इस खबर को समझाएंगे मैस्लो जी। मैस्लो थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन्होंने दी थी 1954 में अपनी थ्योरी। अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत है ये। इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि हमारी जो फर्स्ट नीड है सबसे पहले वो होती है शारीरिक आवश्यकता। इसमें क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान खाना पानी आता है। ये सब जो है फूड वाटर शेल्टर, भाई बहुत जरूरी चीजें जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, वो है शारीरिक आवश्यकताएं। अब जब ये हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ये कंप्लीट हो जाता है, तो हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, सेकंड की तरफ। अब इंसान चाहता है भाई हमें रोटी कपड़ा मकान ये सब, भाई खाना पानी सब आराम से मिल रहा है अच्छे से। अब हमें क्या चाहिए, जॉब चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए कोई, हमें अपना फ्यूचर के लिए सेफ्टी चाहिए, हेल्थ सेफ्टी चाहिए, जॉब की सेफ्टी चाहिए। तो वो ढूंढता है जॉब। फाइनेंशियली वो थोड़ा मजबूत होना चाहता है। अब उसकी जब सेकंड नीड भी पूरी हो गई, ठीक है, उससे अच्छी जॉब मिल गई,
अब वो क्या करेगा, आप सोचेगा कि भाई हमें भी अपना हमें भी लव चाहिए, हमें भी उसके जो इमोशंस होंगे उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा, फ्रेंड्स बनाएगा, फैमिली की से ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगी थर्ड स्टेप में आती है। थर्ड में क्या आता है, सामाजिक आवश्यकता। भाई समाज में वो चाहेगा कि लोगों में जाएगा, घुलेगा, मिलेगा। तो जब वो फर्स्ट और सेकंड स्टेप तैयार कर चुकेगा तब वो आता है थर्ड स्टेप पे। कोई भी स्टेप यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते हैं हम। फोर्थ में क्या करते हैं, फोर्थ में आता है सम्मान। अब भाई अच्छा खाना पानी मिल रहा है, रहने की अच्छी जॉब मिल गई और फिर फ्रेंड्स बन गए, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सब कुछ है। अब क्या चाहेगा इंसान, अब सोचेगा कि हमें एक स्टेटस अपना होना चाहिए, एक कुछ लोग हमें जाने, ठीक है, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट चाहेगा वो समाज में। तो वो स्टेप आ जाता है फोर्थ। बहुत ही ज़्यादातर लोग इसी फोर्थ स्टेप तक ही रह जाते हैं, जाकर फिफ्थ स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिफ्थ में जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे हमारे गांधी जी, ठीक है, वो फिफ्थ में गए। जैसे नेहरू जी वो फिफ्थ में है, ठीक है। आत्मसिद्धि मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो फिफ्थ स्टेज तक बहुत ही कम लोग जाते हैं, ये मैस्लो का कहना है। ज़्यादातर लोग इन्हीं फोर्थ स्टेजेस तक जाके रह जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। यहाँ पे बात हो रही है भोजन प्राप्त करने की, भोजन प्राप्त करने की बात हो रही है। तो ये किसका सिद्धांत है भाई, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत है, ठीक है, आवश्यकताओं का सिद्धांत है जो दिया है मैस्लो ने। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण। भाई बुद्धि लब्धि के आधार पर अगर हम बांटेंगे बच्चों को, कुछ का बुद्धि लब्धांक कम होगा, कुछ का ज्यादा होगा, तो समूह ग्रुप्स बट जाएंगे क्लास के। उनकी स्वगरिमा को क्या होगा भाई, देखिए स्वगरिमा को घटाता है, इसमें दिया हुआ बढ़ाता है। भाई स्वगरिमा है, स्वगरिमा को बढ़ाएगा तो नहीं, ठीक है। विभिन्न समूहों में बांट दिया गया बच्चे को, तो जो बच्चे बुद्धि लब्धांक जिनका कम है उनकी स्वगरिमा बढ़ेगी तो नहीं, घटेगी ही। और उनके शैक्षणिक निष्पादन, ठीक है, जो उनका एजुकेशन है, एजुकेशनल परफॉर्मेंस है जो, तो उस पर क्या पड़ेगा भाई, कैसा प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, घटेगा भी नहीं, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, उसको प्रभावित नहीं करता है। बुद्धि लब्धांक के बेसिस पे हमने बच्चों को बांट दिया तो उनकी स्वगरिमा तो घटेगी कि हाँ देखो मैम या सर ने हमें ऐसे बांट दिया समूह में या ग्रुप्स में हमारी बुद्धि या बुद्धि लब्धांक के आधार पर उनका जो परफॉर्मेंस रहेगा एजुकेशनल, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। चलिए देख लेते हैं पहले इनके बारे में, एक सेकेंड। जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील विद्यालय में प्रयोगों, चलचित्रों तथा लैब के माध्यम से, देखिए यहाँ पे बात हो रही है प्रयोगों, चलचित्रों और लैब की, उसके माध्यम से भविष्य के लिए शिक्षक तैयार किए जाते हैं। कहाँ पे, प्रगतिशील विद्यालयों में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लैब विद्यालय के उदाहरण है पब्लिक विद्यालय, भाई पब्लिक विद्यालय भी नहीं है, सामान्य विद्यालय भी नहीं है, फैक्ट्री विद्यालय कुछ नहीं होता है, और डी कह रहा है प्रगतिशील विद्यालय। तो इन्होंने बात की है प्रगतिशील विद्यालय की, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। इन्होंने दी थी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी थी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। इन्होंने इसमें 3 स्टेज बताई हैं, 3 चरण बताए हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं किन चरणों का अनुसरण करते हैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे। भाई अभी बच्चे छोटे ही हैं, इसका मतलब प्राथमिक विद्यालय में है। तो ए कह रहा है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी है वैयक्तिकता और विनिमय, सी अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, और डी है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। चलिए पहले इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखिए इन्होंने प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या बताया है, ये होती है 4 से 10 साल के बीच में, तो इसी बीच में बच्चा होता है प्राथमिक विद्यालय में। नैतिकता का निम्न स्तर, इसमें क्या होता है, नैतिकता का निर्धारण जो होता है वो बाह्य कारकों द्वारा होता है। भाई माता पिता को देखेगा, परिवार को देखेगा, तो उसके हिसाब से उसका नैतिकता का निर्धारण होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है दंड एवं आज्ञा की अवस्था होती है ये, इसमें बच्चा दंड के द्वारा, आज्ञा के द्वारा या पुरस्कार के द्वारा सीखता है बहुत कुछ, ठीक है। सेकंड पॉइंट है वैयक्तिकता और विनिमय, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे।
तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, भाई ये ऑप्शन हमारा सही है। वैयक्तिकता और विनिमय, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो जिसमें ए एंड बी दोनों होगा वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अब सेशन करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।